तेजस्वी कहते हैं मैं युवा हूं, राहुल गांधी 50 बरस के करीब हो गए, वो भी कहते हैं मैं युवा हूं। 1 किलो मुर्गा और 1 पौवा दारू लेकर अपना 5 साल बेच देते हैं। हम जहाँ भी जा रहे हैं युवाओं को जगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच और मैं हूं आपके साथ रजत परमार। आज पूरे देश की नज़र बिहार पर टिकी है। बिहार पर टिकी और नज़र टिकी है। क्यों टिकी है? क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं और इस लिहाज से पूरे प्रदेश के, बिहार के तमाम जितने भी नेता हैं उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। और इस दावेदारी पेश करने की फहरिस्त में कुछ नवोदित नेता भी हैं जो इस लड़ाई में उतर चुके हैं और वो अपनी दावेदारी बहुत पुरजोर तरीके से पेश कर रहे हैं। और इसी फहरिस्त में हमारे साथ आशुतोष कुमार जी हैं जो कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और उन्होंने इस बार अपना टिकट भरा है। और उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड पार्टी है, इलेक्शन कमीशन में हमारी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि ये बातचीत जो हम करें वो एक बहुत इनफॉर्मल और एक बतकही के रूप में करें ताकि बिहार की आवाम तक जो ये बातचीत जाए वो आपकी बातों को समझ सकें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपकी ज़िंदगी से, आपकी जीवनी से। कैसे आपने राजनीति की शुरुआत की? क्या आपका वो किक पॉइंट रहा जहाँ से आपने सोचा कि हमें राजनीति में आना है? तो उन सब की बारे में कुछ जनता को बताइए। देखिए, राजनीति में आना है हमने कभी सोचा ही नहीं था। सोचा इसलिए नहीं था क्योंकि सोचता वो है जिसका, खास करके राजनीति में एक अमूमन लोग इस तरह की बात सोचते हैं जिसका परिवार, बाप दादा सांसद, मंत्री, विधायक हैं, उसी का बेटा पोता बनेगा। एक आम अवधारणा बनी है और हमारे पूरे खानदान में आज तक कोई वार्ड पार्षद नहीं बना, मुखिया नहीं बना, पंचायत समिति नहीं बना, तो हम पार्टी बनाने की बात कैसे कर सकते हैं और विधायक सांसद बनाने की बात कैसे कर सकते हैं, सरकार बनाने की बात कैसे कर सकते हैं। भारतीय सेना और वर्दी से हमको लगाव था, इसलिए 2002 में हम 16 साल 4 महीने की उम्र में ही भारतीय सेना में चले गए और हमने 8 साल अपना माँ भारती की सेवा में समय बिताया। लेकिन तब तक बिहार के जो हालात थे वो बद से बदतर होते जा रहे थे और इसको लेकर हमको काफ़ी चिंता बनी रहती थी। अकेले में भी रहे तो लगता था कि एक बिहारी होने के नाते मतलब हमारे दिल में वो कसक रहता था। चाहे वो महाराष्ट्र वाला राज ठाकरे वाला जो मनसे वालों ने पीट कर बिहारियों को भगाया था, गुजरात में अल्पेश ठाकुर जो मामला हुआ था, असम से बिहारियों को भगाया गया था, केजरीवाल सरकार और उसके पहले शीला दीक्षित ने कहा कि बिहारी लोग आकर दिल्ली को गंदा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे अंदर से काफ़ी झकझोरती थी। मुझे लगता था कि यार क्या कमी है हमारे बिहार में जो हम अन्य राज्यों पर डिपेंड हैं। हमारी रोजी रोटी है, जीविका किसी अन्य राज्य से चल रही है। हमारे राज्य के लोगों का मैन पावर का इस्तेमाल करके गुजरात मॉडल बना है, पंजाब विकसित राज्यों की श्रेणी में आया है। आपके देश की राजधानी दिल्ली चल रही है, माया नगरी मुंबई चल रही है, सारा मैन पावर चाहे वो लेबर हो या जो भी हो सब बिहार का ही है। आज हमारे बिहार की दुर्दशा है कि हमारे यहाँ ट्रेनों से बोरी की तरह, भेड़ बकरियों की तरह भर भर कर लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। आप यदि स्टेशन पर जाएंगे, जनरल डब्बा में आप जाएंगे बिहार के स्टेशनों पर, एक्सप्रेस ट्रेनें जो दिल्ली जाती हैं, जो मुंबई जाती हैं या गुजरात जाती हैं, या बहुत, आप लेह लद्दाख में भी सड़क बनाते हुए बिहारी को देख लेंगे, रामेश्वरम में भी काम करते हुए बिहारी को देख लेंगे आप। तो एक जो लोगों के, बाहरी लोगों के जो दिमाग में एक जो बैठ गया था एक फिगर, एक सिनेरियो, मतलब बिहारी मतलब कि लेबर क्लास का आदमी, बिहारी मतलब गंदगी में रहने वाला, बिहारी मतलब नीच प्रवृत्ति। तो हम इसके जड़ तक जाना चाह रहे थे कि आखिर इस स्थिति तक बिहार को लाया किसने। कभी इस बिहार को बड़ा गर्व के साथ हम लोग कहते थे अन्य राज्य में कि हम बिहार से आए, उस बिहार से आए जिस मिट्टी ने एक साधारण से इंसान सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना दिया, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ कभी विदेशों के छात्र, रिसर्चर सोचा करते थे, उनका सपना होता था कि हम नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करें। विश्व भर के व्यापारी यहाँ पाटलिपुत्रा में व्यापार करने आया करते थे और आज हमारे बिहार की ये दुर्दशा। तो ये चीज़ें मुझे अंदर से बेचैन करती थी और फिर मुझे लगा कि भाई राजनीति तो बड़ा अजीब चीज़ है और इसमें हम जल्दी फिट नहीं बैठ पाएंगे। हमने बड़ा गहराई से जब जाकर समझा तो लगा कि सबसे पहले राजनीति में आपके पास अपना दूध होना चाहिए, तब पड़ोसी जोरन लेकर दही जमाने आएगा।
दूध का मतलब कि ये विडंबना है हमारे लोकतंत्र की कि इसकी नींव रखी गई है जातिवाद के इर्द गिर्द में। टिकट भी जाति देखकर बढ़ता है, वोट भी यहाँ जाति देखकर लोग देते हैं, और फिर जीत कर जाते हैं तो मंत्रालयों का बंटवारा भी जाति देखकर ही होता है। तो हमने पहले अपने समाज को संगठित किया और ये मैसेज देने का प्रयास किया कि भाई हम जाग चुके हैं, अब आप जागिए। और ये लोगों का जो सवाल रहता है ना भाई कि आपके घर वाले आपको मान रहे हैं, हम माने, तो पहले घर वाले हमको एक्सेप्ट किए हैं, अब आप भी एक्सेप्ट कीजिए। ठीक। तो चूंकि आपकी पार्टी नहीं है अभी, तो जनता के पास अमूमन ये सवाल रहते हैं अक्सर कि आपके पार्टी के वे ऑफ वर्किंग क्या है, फंड जो आ रहे हैं आपके पास वो कहाँ से आ रहे हैं, फंड जनरेशन का सोर्स क्या है, आप कैसे पार्टी को चला रहे हैं, आपकी पदवी क्या है, या आपके अन्य जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो कार्यकर्ता हैं। आपने इससे पहले जो सम्मेलन किया उसमें कहा कि आप तमाम लोग मेरे पदाधिकारी हैं। इस पर ज़रा हमें समझाइए कि किस तरह से काम कर रही है आपकी पार्टी। फंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता उसको होती है जो पैसे के बदौलत वोट खरीदना चाहता है। बिहार में अमूमन चलता है, चुनाव के एक दिन पहले मुर्गा दारू बढ़ जाता है और वो 100, 200, 500 रुपया लेकर 1 किलो मुर्गा और 1 पौवा दारू लेकर अपना 5 साल बेच देते हैं। ज़्यादातर उन वर्गों में होता है जो अशिक्षित हैं, जो शिक्षा से कोसों दूर हैं आज भी। और ये विडंबना है कि आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी हम शिक्षा से इतने दूर हैं और ये तक नहीं समझ पा रहे हैं कि लोकतंत्र में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल अधिकार जो हमको दिया गया है वोटिंग करने का, सरकार चुनने का, उसको हम महज 500 रुपये में बेच दे रहे हैं। 1 किलो चिकन, 1 किलो और 1 पौवा दारू में बेच दे रहे हैं। तो ये ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक लोग अशिक्षित रहेंगे। जैसे ही शिक्षित हो जाएंगे फिर तो अपने अधिकारों की बात करने लग जाएंगे। और हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, बिहार के 12 करोड़ आबादी है, आधे लोग भी, आधी आबादी भी यदि साल में 1 रुपया हमको डोनेट करेगा ना, तो साल का 6 करोड़ रुपये हमारे पास डोनेशन आएगा। और ख़ास करके हम युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, और चूँकि युवाओं को ही तो अपना भविष्य देखना है, हम जहाँ भी जा रहे हैं युवाओं को जगा रहे हैं और युवाओं को कह रहे हैं कि ये आपका कर्तव्य बनता है कि बिहार कैसे पटरी पर वापस आए, इस बीमारू बिहार को कैसे हम स्वस्थ बिहार बनाएं। ये दायित्व तो आपका है, चूँकि आप बिहारी हैं, ये दायित्व तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ वालों का नहीं है। तो मेरा सवाल एक और था इसमें, चूंकि राजनीति जो हो रही है वो युवा को केंद्र में रखकर की जा रही है। जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं मैं युवा हूँ, तेजस्वी कहते हैं मैं युवा हूँ, राहुल गांधी 50 बरस के करीब हो गए, वो भी कहते हैं मैं युवा हूँ। और युवा कार्ड लोकसभा चुनाव में तो हमें चलते नजर नहीं आया, चूंकि आपने भी अपनी बात रखी कि मैं भी युवा हूँ। तो जो मैं आशुतोष कुमार की छवि एक युवा के रूप में देख पा रहा हूँ, वो कौन से आशुतोष कुमार हैं, वो किस मुद्दों को लेकर आगे रहे हैं? हमेशा से ही राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है और वो ठगा गया है शुरू से ही। पर यहाँ तो नेता ठग जैसे आप हमेशा युवा ठगे गए हैं नेताओं के तरफ से, नेताओं के द्वारा। आपने जैसे कहा कि लोकसभा चुनाव में युवा का मुद्दा नहीं रहा, इनडायरेक्टली वहाँ भी रहा सर। लोकसभा चुनाव अप्रैल 2019 में हुए और मार्च 2019 में 90,000 रेलवे में वैकेंसी निकाली गई थी। वो युवाओं के लिए तो था, छात्रों के लिए तो था। और वो 500-500 रुपये देकर जिन्होंने फॉर्म भरा कि हम रेलवे की नौकरी करेंगे, मोदी जी को फिर से पीएम बना दो, हम भी सरकारी नौकरी करेंगे रेलवे में, उनसे ज़रा पूछिए 1.5 साल हो गए आज, सांसद बन गए, मंत्री बन गए लोग, प्रधानमंत्री चुन लिए, अलग अलग मंत्रालयों का बंटवारा कर लिए, भैया आप रख लो मत्स्य विभाग, आप रख लो पशुपालन, हम रखते हैं कृषि। और जो युवा 90,000 जो वैकेंसी निकली थी, जो 3.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था कि हम भी रेलवे में नौकरी करेंगे, उनका एडमिट कार्ड आज तक घर नहीं पहुंचा है सर। तो हमेशा युवाओं का इस्तेमाल हुआ है और ये विडंबना है कि जिन युवाओं के बदौलत ये सत्ता पाते हैं, सत्ता पाते ही सबसे पहले उन्हीं युवाओं का गला दबाते हैं। ठीक। कुछ देर पहले आपने कहा कि मतलब जाति जो है वो समाज में बहुत अंदर तक फैली हुई है, तो मैं इसको एक वाक्य दे रहा हूँ कि जाति एक ऐसी प्रजाति जो किसी के अंदर से नहीं जाती। मैं एक लाइन इसे दे रहा हूँ मुहावरा के तौर पे। तो मैं जब आशुतोष कुमार के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे मालूम चला कि आशुतोष कुमार जी का संबंध कुछ ब्रह्मेश्वर मुखिया से है, और ब्रह्मेश्वर मुखिया को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो आशुतोष कुमार जब फ्रंट पे आएंगे, जब जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं, तो वो कैसे उन जातियों की दावेदारी सुनिश्चित कर पाएंगे जिन जातियों की दावेदारी ब्रह्मेश्वर मुखिया जी ने नहीं सुनिश्चित की अपने पार्टी के साथ?
हमारा संबंध ब्रह्मेश्वर मुखिया जी से नहीं है, क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय महज हम 8-10 साल के थे, और जब हम जवान हुए तो मुखिया जी जेल चले गए, और जब वो जेल से बाहर निकले तो हम फौज में चले गए, इसलिए बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहा और आपस में रिलेशन भी नहीं है। लेकिन जो अन्याय के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई, जो लड़ाई लड़े, जिस तरीके से जवाब लोग चाह रहे थे उस तरीके से जवाब दिया। यानी कहा जाता है ना कि अन्याय सहकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो वहाँ जब हमारे हजारों एकड़ ज़मीनों पर झंडे गाड़ दिए जाने लगे, जाति पूछ कर गांव के बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, नौजवानों को नरसंहार कर दिया गया, पूरा गांव का गांव। जाति पूछकर कौन से जाति का घर है, उसके घर के आगे ट्रैक्टर खड़ा है उसको आग लगा दो। जब ये होने लग गया तो लगा कि अब लड़ाई यदि हम नहीं लड़ते हैं, यदि घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और बहुत ही जल्द हम अस्तित्व विहीन कर दिए जाएंगे। मकसद भी यही था इनका, क्योंकि इनको पता था कि जब तक ये रहेंगे तब तक हम नक्सलवाद को यहाँ बढ़ा नहीं पाएंगे, वामपंथी विचारधारा को यहाँ पर फैला नहीं पाएंगे, ये उसको रोकते रहेंगे। और उससे हम लोगों ने लड़ा, हमारे मुखिया जी लड़े, और इसीलिए हमारे वो आदर्श भी हैं। लेकिन उनके साथ साथ वो लोग भी आदर्श हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन कुर्बान कर दी दलितों के उत्थान के लिए, और वो कभी उनका मकसद नहीं रहा कि हम किसी जाति विशेष को टारगेट करें, किसी जाति विशेष को टारगेट। हाँ, जो मेरे साथ अन्याय कर रहा है, जो हमारे विरुद्ध हथियार उठाया है, हम उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। और ये उस समय क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया कह सकते हैं आप, उस समय की मांग कह सकते हैं आप, ये था। लेकिन हमारे आदर्श श्री बाबू जैसे लोग हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे लोग भी हैं, जो देवघर में पंडा समाज के द्वारा ये विरोध किया जा रहा था कि दलितों को आप मंदिर में प्रवेश क्यों करवा रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री रहते भर में लाख विरोध के बाद भी स्वयं खड़ा होकर हजारों दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाया और कहा कि दुनिया में संदेश दिया कि भगवान पर अधिकार केवल भूमिहार ब्राह्मण राजपूतों का नहीं है, उतना ही अधिकार दलितों का भी है, पिछड़ों का भी है। भगवान सबके लिए बराबर है। तो जैसे मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब भी हम लालू यादव के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं तो दिमाग में एक अल्फ़ाबेट तैयार होता है, MOI। नीतीश बाबू के बारे में सोचे तो कोयरी कुर्मी लोग के सामने आने लगते हैं, ठीक है। तो जैसे आशुतोष कुमार के बारे में जब भी मैं सोच रहा हूँ तो मेरे अंदर ब्राह्मण भुनियार नजर आने लग रहा है। ये स्वयं हो रहा है, ये चारों तरफ हमें ये एहसास भी हो रहा है कि ऐसे लोग आपके साथ एकजुट हो रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? और एक और इसके साथ जुड़ा सवाल और है कि ये जो चक्रव्यूह 30 सालों से रचा गया है बिहार में, उसको कैसे भेदने की तैयारी हो? तो सबसे पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी लड़ाई में हमारे घर के लोग साथ हैं। ठीक है। और ये जब घर वाले आपके साथ होते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होता है, आपका हौसला बढ़ा रहता है कि हम घर वाले हमारे साथ इस लड़ाई में। धर्म युद्ध है सर, हम जो स्टेटमेंट के बाद वो वोट तो सुनिश्चित हो गई घर वाले जी। और दूसरी चीज़ सर, वैसे भी लोग तंग आ चुके हैं, बहुतों पर भरोसा लोगों ने किया और सब ने केवल इस्तेमाल किया। जिनकी साइकिल पर चलने की औकात नहीं थी, हेलीकॉप्टर पर चलने लग गए, और समाज तो महल से झोपड़ी में आ गया, अब सड़कों पर डंडा खा रहा है, फिर भी कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। दूसरा सर कि ये सोच हमें लगता है कि लालू और नीतीश तक ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब आशुतोष की बात हो तो बिहार के युवाओं का सिनेरियो दिमाग में आना चाहिए। बिहार की बदहाली यहाँ दिखाई देनी चाहिए कि इस बदहाली से उबारने के लिए कोई आगे आया है और लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, हेलीकॉप्टर पर बैठ कर नहीं, ज़मीन पर चलकर 2500-2600 गाँव में घूमकर, ऐसे ही दरी खटिया चौकी पर बैठकर भैया चाचा दादी के साथ में, दादा के साथ में उनकी समस्याओं को जानकर वो ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, वो रोड मैप तैयार कर रहा है। हम इस बीमारू बिहार का इलाज करना चाहते हैं, तो जब तक उस बीमारी के जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इलाज नहीं कर पाएंगे। हर साल 15 साल से नीतीश जी बाढ़ का सर्वे कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से, लेकिन आज तक उसका निदान क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से सर्वे करते हैं। और 20,000 फुट की ऊंचाई से आपको कैसे पता कि यहाँ की समस्या क्या है? ज़मीन पर NDRF टीम के साथ में घूमिए तब पता चलेगा इसका निदान कैसे। तो आशुतोष जी, जैसे कि रोजगार की हम बात कर रहे हैं, बाढ़ की बात कर रहे हैं, एक्यूट इन्फेलाइटिस सिंड्रोम जो AES चला हम लोग के बिहार में, उससे कई बच्चे, चमकी बुखार जिससे लोग मरे, बच्चे मरे,
उसके बाद बाढ़ का परिदृश्य हमारे सामने है, रोजगार का मामला, तुरंत प्रवासी मजदूर जब हमारे यहाँ आए, हमारे अपने भाई बंधु जब हमारे राज्य में आए, तो रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा जो है सरेआम हो गई लोगों में कि अब रोजगार होगा, इंडस्ट्री खोली जाएगी। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना लिए, हैशटैग इंडस्ट्री इन बिहार ट्रेंड करने लगा। ठीक है, तो जैसे आशुतोष जी, आपने कुछ रोड मैप, कुछ ब्लूप्रिंट सोचा इसके बारे में कि हाँ इन चीज़ों पर बिहार में काम किया जा सकता है? सर, बिहार के लोग इतने लेबोरियस हैं ना, और इतने ईमानदार कर्मठी हैं सर, तभी तो दूसरे राज्यों के लेबर से मन नहीं भरता किसी कंपनी वाले का। अभी जो लोग कोरोना काल में लात मार के भगा दिए कि तुम बिहारी नहीं बीमारी हो, आज एसी बस भेज रहे हैं सर बिहार में, और 2 महीने का एडवांस पेमेंट दे रहे हैं। उनको पता है कि ये काम बिहारियों के अलावा कोई और नहीं कर सकता। बिहार के लोग कर्मठी हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उनके कर्मठता का, उनके ईमानदारी का, उनके मेहनती का फ़ायदा कोई और राज्य उठा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ सरकारों की नीयत ही नहीं रही है कुछ करने की। पिछले 30 वर्षों से जो लोग रहे, उनकी नीयत बस इतनी रही है कि फलाने को पिछड़ा से काट कहती है पिछड़ा में कर दो, इसको दलित से हटा के महादलित में कर दो, चुनाव आ गया सवर्ण आयोग का गठन कर दो, चुनाव खत्म होते फिर भूल जाओ। बस कुर्सी हमारी कैसे बची रहे, इसके जुगाड़ में रहे। लोगों का भोजन कैसे जुगाड़ हो, लोगों का भोजन का जुगाड़ कैसे हो, लोगों को राशन कैसे मिले, लोग अपने जीवन को कैसे सर्वाइव कर पाएँ, इसके लिए कभी चिंता ही नहीं किया हम लोग। सर, बिहार की मिट्टी उपजाऊ है। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बिहार की मिट्टी उपजाऊ है। बिहार इतना बड़ा मार्केट है, यूरोप का महादेश का 5-7 ही कंट्री इतने हैं जिनके पास इतना बड़ा मार्केट है सर। 12 करोड़ हमारी आबादी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 2 टाइम भोजन नहीं करता। एक छोटा सा उदाहरण, मसाले का इस्तेमाल करता है सर भोजन में। मसाला कौन सा खाते हैं हम लोग? गोल्डी मसाला, MDH मसाला, यही खाते हैं। राजस्थान हरियाणा में जो मसाला बन रहा है, हम बिहार के 12 करोड़ लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इस तरह के उद्योग धंधे यहाँ नहीं लगा सकते? सर, 2 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के उद्योग धंधे, लाखों उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, और हर हाथ को रोजगार दिया जा सकता है। आपको कामगार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो 40 लाख लोग जो सड़कों पर लाइन लगाकर दिल्ली से लेकर बिहार तक जो मानव श्रृंखला लगा दी है सड़कों पर, और आप बिहार में मानव श्रृंखला लगाते रह गए, जो मानव श्रृंखला लगाए वो बेकार नहीं है, उनके हाथ में हुनर है। वो कोई कपड़ा फैक्ट्री में काम करके आ रहा है, कोई गत्ता फैक्ट्री में काम करके, कोई आयरन फैक्ट्री में काम करके आ रहा है, कोई मोटर में कंपनी में काम करके आ रहा है। उनके हाथों में हुनर है, वो रोज़गार चाहिए यहाँ उनको। लेकिन आपके पास रोज़गार नहीं है, मजबूरन वो उसी राज्य में जा रहे हैं जहाँ से वो भगाए गए थे। ये किसानों का मुद्दा आजकल बड़ा आम है। किसानों का बिल जो पास किया गया है, क्या राय रखते हैं उस पर आप? सर देखिए, सोचने का अपना अपना नज़रिया होता है। इसमें जो बिल पास हुआ है, कुछ अच्छाई भी है और कुछ कमियां भी हैं। जैसे कमियां ये है कि आप भंडारण के लिए आप अधिकृत कर दे रहे हैं किसी को कि अनाज का भंडारण आप कीजिए। मान लीजिए आज प्याज का आप ले लीजिए, मान लीजिए मेरे पास प्याज है और हम आज प्याज आज 20 रुपये किलो है, हम उपजाए और आज नहीं बेचे, या हम किसानों से खरीद लिए और आज 20 रुपये प्याज हम नहीं बेच रहे हैं, हम स्टॉक करके रख लिए और हम बेचेंगे 4 महीने के बाद जब वो प्याज हो जाएगा 80 रुपये किलो, तो इसकी मार जनता को पड़नी है और जनता को समय से मिलना भी नहीं है, और जो है वो भी महंगा हो जाएगा। तो पहले क्या था कि ये चोरी छुपे हुआ करता था, अब सरकार ने उसको लाइसेंस दिया कि आप भंडारण कर सकते हो। पहले पुलिस प्रशासन का डर होता था कि वो आएगा, कस्टम विभाग आएगा और पता नहीं कितने लोग आएंगे, कहेंगे ये क्या है भंडारण इतना क्यों कर रखे हो, उसका माल पकड़ा जाएगा, FIR हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे ही पुलिस आएगा बोले भाई आप क्यों आ रहे हो, देखो मोदी जी ने तो लाइसेंस दे दिया कि आप भंडारण कर सकते हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जिसको मिली जुली रहा है। ठीक है, तो अभी आपको मालूम होगा कि ABP ने सी वोटर्स का सर्वे जारी किया जिसमें नीतीश कुमार की जीत सुनिश्चित की गई है। तो एक युवा का हतोत्साहित होना लाजमी है क्या इसे देखकर? सर 10-20 मीडिया वाले ऐसे हैं ना, आप भी मीडिया से बुरा नहीं मानिए। ऑन कैमरा आप ये बात बोल रहे हाँ, हैं? कैमरा बोल रहा हूँ सर। हो सकता है कि आपको कल से ट्रोल करने लगे मीडिया वाले। सर कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ट्रोल के बहाने तो दिखा देंगे। क्योंकि एक ललन टॉप है जो कि पुष्पम प्रिया चौधरी का इंटरव्यू कर चुके हैं और बहुत चर्चे में है, और सुना कि वो पार्टी भी रजिस्टर्ड नहीं है, और चूंकि तो आपकी रजिस्टर्ड पार्टी है और आप मीडिया को ट्रोल भी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहली बात, कुछ चैनलों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है सर,
और खोया है उसका जीता जागता साफ उदाहरण एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है कि अभी बिहार में चुनाव है, अगले 7-8 दिनों के बाद नॉमिनेशन शुरू है, और आप अब तक कंगना रनौत, रिया सिंह और रिया सेन और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बैठे हैं। क्या बिहार में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है आपके पास दिखाने के लिए? आप वो भूल गए जो ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से आपके सांसद मर गए, आपके एमएलसी मर गए, आपके विधायक मर गए? आपके अस्पतालों में मरीजों के जगह पर कुत्ते पड़े होते हैं और डॉक्टरों के जगह पर भैंस और गाय घूमते रहती हैं। ये भी आपके पास मुद्दा नहीं है। आपके स्कूल में टीचर के पास ये जानकारी नहीं है कि इस देश का राष्ट्रपति का नाम क्या है, ये शिक्षा व्यवस्था को बदतर किसने किया है, क्या ये भी आप भूल गए? जो दिल्ली से लेकर आप बात बात पे जो हमने कहा था कि बिहार में आप मानव श्रृंखला लगा देते हैं और प्रकृति ने ऐसा तमेचा मारा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर बिहार तक मानव श्रृंखला लग गया, उन मजदूरों का दर्द भी आप भूल गए? ये सारी चीजें भूल गए। शराबबंदी के नाम पर आप रोज ढोल पीट रहे हैं कि हम सुशासन की सरकार बनाए हैं, और फर्क बस इतना ही हुआ है कि पहले लोगों को ठेके तक जाना पड़ता था, फोन करने पर घर आ जाता है। ये शराबबंदी है और इसका मार किसको झेलना पड़ रहा है? बिहार को और बिहारियों को झेलना पड़ रहा है। जो जमीन की रजिस्ट्री चार्ज 50,000 रुपये थी, उसका रजिस्ट्री चार्ज आपने 1 लाख रुपये कर दिया, क्योंकि आपको राजस्व में घाटा हो रहा था। और आपके जो गुंडा टाइप के लोग थे, सड़क छाप लोग थे, वो शराब बेच बेच कर करोड़पति बन गए, सफारी स्कॉर्पियो पर चलने लग गए, आपके हर थानेदार करोड़पति बन गए और आपके पास भी पैसा पहुंच रहा है। तो इसका मतलब कि डायरेक्ट आप जनता से पैसा ऐंठने के बजाय इस तरह से घुमा के पैसा ले रहे हैं। आपकी शिकायत है मीडिया को लेकर, शायद मीडिया ये मुद्दा होना चाहिए जो कि हमने आज तक आप जिनका नाम लिए, अब तो बहुत दिन समय नहीं ना सर, अब तो बहुत दिन समय नहीं है। हमसे बहुत राजनीतिक धुरंधर लोग बैठे हुए हैं और बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव भी है, लेकिन इन 2500-2600 गाँव में घूमने के बाद, पिछले 9 वर्षों में बिहार के लिए काम करने के बाद, समझने के बाद, अब तक ये समझ मुझे ज़रूर आ गई है कि अब बिहार के लोग लालू राज वाला जंगल राज भी वापस लाना नहीं चाह रहे और नीतीश जी के तानाशाही वाले खूंटा को भी अब उखाड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए तय है कि सरकार किसी की भी बने, अब नीतीश जी दोबारा में बिहार में लौट के नहीं आने वाले हैं। ठीक है, जाते जाते हम समअप कर रहे हैं इस पूरे इंटरव्यू का, इस पूरी बतकही का, इस पूरी बातचीत का समअप कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 नेताओं का हम नाम लेना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि उस पर आशुतोष कुमार क्या राय रखते हैं। बहुत छोटे छोटे वाक्य में आप हमें बता दें। नरेंद्र मोदी, क्या राय है? अभी कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा सर मेरे लिए। ठीक है, कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा। पप्पू यादव, डगरा के बैगन जी, डगरा के बैगन, डगरा का बैगन। तीसरा नाम हमारा है पुष्पम प्रिया चौधरी, नीतीश की बी टीम, नीतीश की बी टीम। और जाते जाते अपने जनता से यही कहेंगे कि ये हमारे चैनल की शुरुआत है और ये हमारा पहला वीडियो है और ये हमारी बातचीत है और हमारे नवोदित नेता भी हैं, तो एक नया शुरुआत है, नया जोश है। तो बस इसी के साथ हम अपनी बातचीत बतकही यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे मिले, हमसे बातचीत की। नमस्कार।